हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कल मैंने आप लोगों को पहला कॉन्फ़िगरेशन समझाने का प्रयास किया था जिसका नाम है सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। वहीं से शुरू करते हैं बेटे। लेट्स स्टार्ट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। नंबर फर्स्ट, सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। कल वाला थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल क्या कहा था मैंने? दोनों एटम्स जो स्टेरिक हिंड्रेंस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से लगे हुए, दोनों एटम जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से लगे हुए, उन पे लगा हुआ कम से कम कोई एक ग्रुप सेम होना चाहिए। मतलब ध्यान दो, यहां पर ए है, यहां बी है, यहां ए है, यहां बी है, तो ये कंपाउंड सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। इससे ए बी लगे, इससे भी ए बी लगे, तो क्या यहां पर सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा? जी हाँ होगा। अच्छा, उससे पहले कर लो, क्या यहाँ जीआई होगी? जी हाँ होगी। अच्छा, इसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यूज करते हैं। दोनों कार्बन से लगा हुआ कम से कम कोई एक ग्रुप से होना चाहिए। मैं यहाँ ए बी कर दूं, यहाँ ए एक्स कर दूं, तो ए के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस हो जाए। पहली बात, क्या यहाँ जीआई होगी? हाँ जीआई तो होगी क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और कार्बन से लगा हुआ दोनों ग्रुप अलग अलग है। क्या यहाँ सिस ट्रांस होगा? यस, यहाँ सिस ट्रांस भी होगा ए के रिस्पेक्ट। अब जरा यहां देखो, यहां मैं कर देता हूं ए बी और यहां मैं कर देता हूं एक्स वन। क्या यहां जीआई होगी? हाँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इस कार्बन से लगे हुए दो ग्रुप हैं ए बी, इस कार्बन से लगे हुए दो ग्रुप हैं एक्स वाई, एक कार्बन से लगे हुए दो ग्रुप सेम नहीं है, इसलिए यहां पे जीआई। क्या यहां पे सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा? देव बंसल, क्या यहाँ पे सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा? नहीं, यहाँ पे सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं। देव बंसल, जरा अच्छे से बैठ जाइए और सिर पे हाथ रखना बंद कीजिए। आपके कैमरे में मैंने देख लिया, आप आराम से सिर पे हाथ रख के बैठे हुए। सर फोन गिर गया था हाथ से। अच्छा, फोन गिर गया था, चलिए अच्छे से बैठे। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी होगा और जीआई भी होगी पहले दूसरे में। तीसरे में सिर्फ जीआई होगी, सिस ट्रांस नहीं। दोनों एटम से लगा हुआ कम से कम एक ग्रुप सेम होना जरूरी। चलिए थोड़ी सी बात पढ़ लेते बेटे। अपने आप मुझे देख के बताएंगे कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। कॉन्फ़िगरेशन अपने आप देख के बताएं। ये मैंने एक कंपाउंड ये लिखा है, दूसरा कंपाउंड में ये लिख रहा हूं, और तीसरा कंपाउंड में ये लिख रहा हूं। तीनों अलग अलग कंपाउंड। मुझे तो कॉन्फ़िगरेशन पता करना है कि कॉन्फ़िगरेशन कौन सा। यहां देखिए जरा ध्यान से। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि पहले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दूसरे का सिस। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वेरी गुड। और तीसरे का क्या? वेरी गुड अक्षय, पहले का कॉन्फ़िगरेशन सिस। क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? जो सेम ग्रुप्स हैं, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सिस। CS3 और Cl के रिस्पेक्ट में नहीं देख सकते, क्यों? वो दोनों डिफरेंट। अच्छा, इसमें किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे बेटा? वेरी गुड देव अक्षय, तो उन्होंने सही बताया, OH के रिस्पेक्ट में देखेंगे और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे बच्चों? ट्रांस। अच्छा, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? वेरी गुड अक्षय, ये सिस है और यहाँ हम लोग COOH के रिस्पेक्ट में। बहुत बढ़िया।
चलिए, ये बात तो मैंने आपको कल बता दी थी कि सिस और ट्रांस एक ही मॉलिक्यूल के जो दो फॉर्म है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, दोनों को अलग अलग दिखाया जा सकता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर्टीज सब अलग। तो इसका मतलब ये ट्रू आइसोमेरिज्म है, यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड आपको मिल रहे हैं। जैसे देखो, मैं एक बहुत प्यारा एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। एक ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं बेटा, लेकिन एक सिस है और एक ट्रांस है, इसलिए एक आपस में एक दूसरे के, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीआई पाई जाती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को मैं क्या कहूंगा? जीआई। ठीक है बच्चे, जीआई पाई जाती है। इस कंपाउंड का नाम है मैलेइक एसिड और इस कंपाउंड का नाम है फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड सिस फॉर्म और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस फॉर्म। एक ही कम स्ट्रक्चर के दो फॉर्म और ये दोनों अलग अलग, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो वहां पर दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड हैं। हाँ, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन चूंकि स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए जो है वो अलग अलग कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर, और अगर अलग अलग कंपाउंड के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं तो अलग अलग कंपाउंड हैं। चलिए, वैसे तो मैं साइक्लोएल्केन की भी बात नहीं कर रहा, फिर भी चूंकि मैं सिस ट्रांस की बात कर रहा हूं, इसलिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये हमने कल भी किया था, बता रहा। मैंने कहा था ये वेज, वेज मतलब एबव द प्लेन और डैश मतलब डाउन द प्लेन। वेज मतलब एबव द प्लेन, ठीक है मेरे बच्चे, और डैश मतलब डाउन द प्लेन। जहां ना समझ में आए मुझे तुरंत एन टाइप कर दे, बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। एन टाइप कर दोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा, दोबारा बता। वेज पर CH3 लगा हुआ और डैश पर H। डैश तो समझ रहा हूं, डैश बना रहा हूं मैं। यहाँ वेज पर H लगा हुआ और डैश पर CH3 लगा। क्या आप मुझे इसमें सिस और ट्रांस बता सकते हो? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, पहला वाला सिस है, दोनों CH3 above द प्लेन, दोनों H below द प्लेन, और दूसरा वाला ट्रांस है। वेरी गुड देव बंसल, बहुत अच्छा। दूसरा वाला ट्रांस है, एक CH3 above द प्लेन है, एक CH3 below द। मेरी बात सिस ट्रांस के बारे में आपको समझ में आती। अब सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे प्रॉपर्टीज, एक तरफ लिखेंगे सिस फॉर्म मतलब सिस कॉन्फ़िगरेशन, और एक तरफ लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। चलिए भैया, बेटे लाइन बना लेना मेरे बच्चों, ये इस तरीके से आपकी कॉपी में
टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, और अगर ये टेबुलर फॉर्म में होगा तो आपको याद करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो इस देश के भावी डॉक्टरों, सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में सुनो, क्या है मजेदार बात। नंबर पहली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट। बेटा मेल्ट करने का क्या मतलब होता है? मेल्ट करने का मतलब होता है हम किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना, यही तो मतलब होता है मेल्ट करना। अरे कोई लिक्विड है तो उसको मेल्ट थोड़ी करोगे यार, लिक्विड तो बॉयल होगा। अरे मेल्ट तो हमेशा सॉलिड को करोगे। तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने वाला जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट है। सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म को अगर आप ध्यान से ऊपर देखें तो जरा ध्यान दीजिए। सिस फॉर्म में दोनों बल्कि, बल्कि मतलब भारी, बल्कि मतलब भारी, मैं शुद्ध हिंदी बता रहा हूं और कोई गड़बड़ नहीं कर। आप अपना दिमाग अलग से मत लगाना कि सर बल्कि ग्रुप, में लास्ट तक पढ़ाता रहता हूं और बच्चे आके पूछते सर बल्कि ग्रुप क्या होता? बल्कि मतलब भारी, जो आकार में बड़ा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आती? तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि मतलब भारी। ठीक, बल्कि ग्रुप सिस फॉर्म में एक ही तरफ लगे हुए हैं। ध्यान से देखो, दोनों COH एक तरफ लगे हुए हैं या नहीं? अब भारी भारी ग्रुप एक ही तरफ लग जाएंगे तो वो लटक जाए, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो पाए। अच्छा, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड लगे। चलिए थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं। जब बल्कि ग्रुप एक ही साइड लगे तो उनमें रिपल्सन ज्यादा हो, तो क्या स्टेबिलिटी हो पाएगी क्या? नहीं। अच्छा, बल्कि ग्रुप डिफरेंट साइड लगे हो तो रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो क्या स्टेबिलिटी होगी? अरे बहुत बढ़िया होगी स्टेबिलिटी यार, रिपल्सन कम होगा तभी तो स्टेबिलिटी होगी। दो ऐसे बच्चों को पास में बिठा दो जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, तो पीरियड खत्म होने से पहले एक ही मिलेगा, मतलब खत्म होने के बाद एक ही मिलेगा, दोनों मार देंगे एक दूसरे को। तो रिपल्सन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़िया होगी। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसे मेल्ट करने में ज्यादा ताकत लगेगी, जो कम स्टेबल होगा उसे मेल्ट करने में कम ताकत लगेगी। तो जो ट्रांसफॉर्म है उसमें बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड लगे, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत आसानी से फिट हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जिग जैग, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो उस जिग जैग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आसानी से बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया क्रिस्टल बना रहा है, ज्यादा अच्छा क्रिस्टल बना रहा है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म का क्या होता है? लो होता है, और ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। अब सेकंड प्रॉपर्टी आप बता सकते हो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। अधिकतर बच्चे कहेंगे सर आप बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाओ, लेकिन नहीं, मैं बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। सुना तो होगा 11th क्लास में डाइपोल मोमेंट म्यू क्या बताता है? कंपाउंड पोलर है, नॉन पोलर है, पोलरिटी के बारे में बताता है। चलिए अगर मैं जनरली बात करूं, जनरली म्यू ऑफ सिस इज हायर, और यहां पे लीजिए जनरली म्यू ऑफ ट्रांस, म्यू मतलब डाइपोल, इज लोअर। जनरली, अधिकतर ऐसा ही। कैसे? मैं दो एक एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। 11th क्लास की आवश्यकता पड़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट। आप लोग पुराने वीडियोस में इंडक्टिव इफेक्ट GOC देख सकते हैं, ध्यान दें। अच्छा, इसको भी बना ही लेते हैं ट्रांसफर, तब मैं आपको डाइपोल मोमेंट समझाता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों काम करते हैं।
आपको मालूम है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारी डायपोल में वेक्टर क्वांटिटी। मेरे बच्चों, CH3 में कैसा इंडक्टिव इफेक्ट होता है? प्लस आई। प्लस आई का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, अपने से दूर भगाएगा। तो इसका जो वेक्टर आएगा वो इस तरीके से आएगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भगाएगा। इस CH3 का वेक्टर भी कार्बन की तरफ आएगा, ये भी प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा। बेटा दोनों ग्रुप कैसे ग्रुप है? दोनों ग्रुप CH3 ग्रुप है। अगर दोनों ग्रुप CH3 ग्रुप है और दोनों के वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर्स आर एडिटिव। वेक्टर्स आर एडिटिव। एडिटिव मतलब जुड़ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी म्यू सिस। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? CH3 में कैसा है? प्लस आई। लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आई क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भगा। इस CH3 में भी प्लस आई, CH3 में तो प्लस आई ही होगी। प्लस आई क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भगा। अब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ध्यान से देखिए, अपोजिट है, तो वेक्टर्स आर सबट्रैक्टिव। और दोनों सेम भी है, तो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों सबट्रैक्टिव डायरेक्शन में आ जाए, एक सीधा एक उल्टा, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर सम 0 आ जाएगा। तो इस केस को अगर हम बात करें, तो इसमें म्यू ट्रांस की वैल्यू इस केस में तो 0 हो जाएगी। तो अपने आप समझ लो कि म्यू सिस की वैल्यू म्यू ट्रांस से ज्यादा दिखाई दे रही। अच्छा, कोई ये कहे कि सर जरूरी है कि हमेशा 0 आए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। मैं वो भी समझा रहा हूँ, समझ ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर ऐसे लोग बना, डायपोल मोमेंट तो निकालना चाहते, निकाल मेरे बेटे। ये है पेंट 2E का सिस फॉर्म, और मेरे बेटे ये पेंट 2E का ट्रांसफॉर्म। बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, ये पेंट 2E का ट्रांसफॉर्म। जितने आप दिमाग लगाएंगे उतना बढ़िया होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, परेशान नहीं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। CH3 एल्काइल जितने भी ग्रुप होते हैं, चाहे वो मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, आइसोब्यूटाइल हो, टर्सरीब्यूटाइल हो, कुछ भी हो, उन सब में प्लस आई। तो इस ग्रुप में लग रहा है प्लस आई। इथाइल में जो भी मैंने कहा, जितने भी एल्काइल होंगे सब में प्लस आई। प्लस आई क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने पास धक्का देगा, अपने से दूर, अपने से दूर धक्का देगा। इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा वेक्टर। ये पूंछ की तरफ पॉजिटिव लगा देते हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। मुंह की तरफ एरो लगा देते हैं, मतलब इस तरह इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब एक बात बताओ, अकल थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, CH3 में प्लस आई ज्यादा होगा या C2H5? अरे C2H5 बड़ा ग्रुप है, इसमें प्लस आई की ताकत ज्यादा होगी। इसका मतलब भगाएगा तो ये भी, लेकिन जो इसका वेक्टर होगा वो थोड़ा सा लंबा हो। ठीक है बच्चे? क्या ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में? हाँ। ऐड होंगे? हाँ। तो वेक्टर्स आर एडिटिव। अगर ऐड होंगे तो एक लंबा वेक्टर है, एक छोटा वेक्टर है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू म्यू सिस की आएगी ही आएगी। ठीक है, अब जरा यहाँ म्यू ट्रांस की बात करते हैं। ये वेक्टर छोटा होगा, इस डायरेक्शन में भागे, और ये वेक्टर लंबा होगा और इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस आई है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा। ठीक है, प्लस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पुशिंग, पुलिंग नहीं होते, पुशिंग मतलब इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाले। ठीक है ना, इसलिए मैं पूरा हिंदी में बता रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम तुरंत बताइए। अब एक बात बताओ बेटा, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट हैं,
तो वेक्टर सब्ट्रैक्टिव है, पहली बात तो ये समझे, वेक्टर्स आर सब। तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए, अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, माइनस हो रहा है तो छोटा हो जाएगा, एडिशन हो रहा है, प्लस हो रहा है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव है लेकिन बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो थोड़ा सा ये बच जाएगा, थोड़ा सा ये वेक्टर बच जाएगा, मतलब म्यू ट्रांस जीरो नहीं होगा, म्यू ट्रांस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, म्यू सिस जीरो होगा? नहीं, म्यू सिस तो बहुत बड़ा होगा, तो न तो म्यू सिस जीरो होगा ना म्यू ट्रांस जीरो होगा, लेकिन म्यू सिस का वैल्यू बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू म्यू ट्रांस। तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि जनरली म्यू सिस ज्यादा होता है और म्यू ट्रांस कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां कहीं भी देखोगे वहां आप ये कह दो कि म्यू ट्रांस जीरो होता है, ये बात मत कहना बेटा, ध्यान रखना। म्यू ट्रांस तभी जीरो हो सकता है जब वेक्टर दोनों सेम। अच्छा, अगर सेम मतलब सेम मैग्नीट्यूड को, अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि म्यू ट्रांस का वैल्यू ज्यादा हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है कि म्यू ट्रांस का वैल्यू ज्यादा हो जाए, अगर ट्रांस के केस में जो वेक्टर है वो एडिटिव हो जाए तो। कैसे? तो बेटा मैं बिल्कुल पेन चेंज कर लेता हूं और मैं आपको एक नए पेन से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्पेशल केस, स्पेशल केस के लिए मैंने ये 3 स्टार बना ली, ठीक है। मान लीजिए ये इस तरीके से कोई कंपाउंड, ये सिस फॉर्म है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, ये ट्रांस फॉर्म है, दोनों सेम हाइड्रोजन अपोजिट साइड। इस CH3 में प्लस आई ग्रुप है और इस CH3 में माइनस आई इफेक्ट है, वही ये CH3 में प्लस आई है और इस Cl में माइनस आई। क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है और मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब जरा वेक्टर बनाएंगे, चलिए वेक्टर बनाते हैं मेरे बच्चों। अगर मैं इसका वेक्टर बनाऊं तो CH3 प्लस आई है, इसका एक वेक्टर धक्का देता हुआ आगे की तरफ आए, क्योंकि CH3 धक्का देता है, भगाता है इलेक्ट्रॉन अपने से दूर। माइनस आई क्या काम? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इन नेचर, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचती। तो क्लोरीन वैसे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पावरफुल माइनस आई है, तो क्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचे। मैंने कोशिश भी की है कि अलग अलग साइज दिखाई दे और आपको दिखाई भी दे रहा है कि CH3 जिस ताकत से धक्का देगा, क्या Cl उसी ताकत से खींचेगा? नहीं नहीं, CS और CH3 और Cl में कोई रिलेशन नहीं, दोनों के वेक्टर अलग अलग मैग्नीट्यूड के। लेकिन इस केस में ध्यान से देखो, ये वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है और ये वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों वेक्टर इस केस में क्या होगा? वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टिव। और ये सिस फॉर्म के वेक्टर सब्ट्रैक्टिव है, तो क्या म्यू सिस जीरो हो जाएगा? नहीं, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि सब्ट्रैक्टिव है लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के नहीं। इस केस में क्या होगा? CH3 बेटा नीचे की तरफ धक्का देगा क्योंकि प्लस आई धक्का देता है, Cl अपने पास खींच ले जाएगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि Cl में माइनस आई तक काम कर। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म मेरे बेटे, ट्रांसफॉर्म में जो वेक्टर्स होंगे आर एडिटिव, वेक्टर्स एडिटिव। तो जो म्यू ट्रांस होगा जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? बहुत बड़ा होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, नॉन जीरो होगा। और इस केस में म्यू ट्रांस की वैल्यू म्यू सिस की वैल्यू से ज्यादा हो। इसका मतलब अगर सेम प्रायोरिटी पर डिफरेंट इंडक्टिव इफेक्ट या अपोजिट आई इफेक्ट वाले ग्रुप आ जाए तो म्यू ट्रांस बढ़ जाएगा। सेम प्रायोरिटी कैसे? ध्यान से देखो, हाइट जो सेम ग्रुप है उनको सेम प्रायोरिटी दी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को सेम प्रायोरिटी दी,
तो दूसरे ग्रुप को भी दूसरी प्रायोरिटी, जैसे इसको प्रायोरिटी 1 दे दूं, दोनों हाइड्रोजन को 1 1, तो दोनों CH3 और Cl क्या हो जाएगी 2। इसी तरीके से अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 1 है, तो ये वाले भी सेम, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम प्रायोरिटी के, CH3 Cl सेम प्रायोरिटी। तो मैं कह रहा हूं अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स को अपोजिट आई इफेक्ट का बना दिया जाए तो ट्रांस का डायपोल ज्यादा हो जाता है। इसको लिखना पड़ेगा नीचे से नोट, मैं नोट लिख रहा हूं। if the same priority groups have opposite pi effects, then mu trans will be greater than mu cis। अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, mu is directly proportional to polar nature of the compound। that is polarity। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो कंपाउंड ज्यादा पोलर होगा, उस कंपाउंड की पोलैरिटी ज्यादा होगी। और अगर उस कंपाउंड की पोलैरिटी ज्यादा होगी तो पोलैरिटी या म्यू, म्यू और पोलैरिटी एक ही बात कही जा सकती है, पोलैरिटी या म्यू किस किस को डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility in water। तो बॉइलिंग पॉइंट देखना हो, रिएक्टिविटी देखनी हो या वाटर में सॉल्युबिलिटी देखनी, सब किस पे डिपेंड करेगा, म्यू पे डिपेंड करेगा। जिसका म्यू ज्यादा होगा, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। देखिए जरा ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूं। एक तरफ है COOH CH और एक तरफ है C2H5H। यहाँ लिख देता हूँ COOH CH और यहाँ लिख देता हूँ H और यहाँ लिख देता हूँ C2H5। ये कंपाउंड A है और ये कंपाउंड B है। मुझे क्वेश्चन ये है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बारे में। पहला ऑप्शन ए की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बी। दूसरा ऑप्शन ए की कम होगी इन कंपैरिजन टू बी, मतलब बी की ज्यादा होगी। तीसरा ऑप्शन दोनों की बराबर होगी, ए की सॉल्युबिलिटी बी की सॉल्युबिलिटी के बराबर। नंबर चौथा ऑप्शन बोथ विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास है? ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए तत्काल ही आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसका डायपोल मोमेंट कैसा है। ये फॉर्म तो सिस दिखाई दे रही है और ये फॉर्म ट्रांस दिखाई दे रही है, देखने से दिखाई दे रही है HH। ये प्लस सॉल्व,
एक मिनट। यहाँ पर ये माइनस आई तक ध्यान दीजिए, इसके पास माइनस आई और इसके पास प्लस आई, इसके पास माइनस आई और इसके पास प्लस आई, सेम प्रायोरिटी पे अपोजिट आई इफेक्ट, तो म्यू सिस की वैल्यू कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू म्यू ट्रांस। अगर म्यू ट्रांस बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी ट्रांस की ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू सिस। तो ट्रांस की सेकंड वाले ट्रांस की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सिस। डायरेक्ट ही निकाल लिया, क्योंकि हमने देखा कि जो सेम प्रायोरिटी पे ग्रुप्स हैं उनमें